नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखो, अभी तक हमने क्या देख लिया, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है ये देख लिया, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो देख लिया, केमिकल रिएक्शंस क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है ये भी हमने देख लिया, और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ये भी हमने देख लिया। ठीक है, यहां तक हमने सब देख लिया। अभी हम देखेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है, कि भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहां पर हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज। तो भाई एनर्जी चेंज के हिसाब से केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला यहां पे है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, where reactants require external energy to proceed reaction। कि भाई रिएक्टेंट्स जो है वो अपने आप रिएक्ट नहीं होंगे, उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाहर से कुछ एनर्जी मिलेगी तब जाकर उनमें रिएक्शन होगी। ऐसी रिएक्शंस को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जहां पे रिएक्शन करवाने के लिए रिएक्टेंट्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हम जानते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। यहां पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O अपने आप रिएक्ट नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये रिएक्ट कब करेंगे, जब उनको कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी, और ये एक्सटर्नल एनर्जी उनको किससे मिलेगी, सनलाइट से। ठीक है, सनलाइट से इनको एनर्जी जब मिलेगी तभी जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर पाएंगे और तब रिएक्शन होगी। ठीक है, इनको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें रिएक्टेंट्स तभी रिएक्ट होंगे जब उनको एनर्जी मिलेगी। रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी जहां देनी पड़े वो हो गई अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कि भाई हमने देखा है कि भाई कुछ बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत फोर्स करना पड़ता है कि बेटा पढ़ ले, तो बच्चे और बुक की रिएक्शन करवाने के लिए पेरेंट्स को उसको फोर्स करना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है, ऐसी ही होती है अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़े, उसके बिना नहीं होगी रिएक्शन। अभी देखो, इसमें दूसरा टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑपोजिट टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या था, रिएक्शन करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या है, ये एनर्जी खुद रिलीज करते हैं। ठीक है, रिएक्ट होते हैं और उसी रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एनर्जी अपने आप रिलीज हो रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, अभी यहां पर एक एग्जांपल ले हमें रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यहां पे भाई एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, यहां पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और उस रिएक्शन से क्या हुआ कि यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, यही होती है अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जहां पर केमिकल रिएक्शन से अपने आप एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, कि भाई कुछ बच्चे अच्छा काम करके आते हैं, मेहनत करके आते हैं और कुछ रिवॉर्ड लेके आते हैं और माता पिता खुश होते हैं, उनमें से खुशी रिलीज हो रही है। ठीक है, ऐसी होती है अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या था कि भाई एनर्जी देनी पड़ रही थी, ठीक है, तब जाकर रिएक्शन हो रही थी। यहां पर रिएक्शन तो अपने आप हो रही है और एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यहां पर देख के ही पता चल रहा है कि भाई यहां पर कुछ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो भाई क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, where two or more reactants combine to form a single product। ठीक है, where two or more reactants combine to form a single product, it is called as combination reactions। यही होती है combination reaction।
ठीक है, जहां पे 2 रिएक्टेंट हो, 3 हो, 4 हो, वो रिएक्टेंट रिएक्ट करे, कंबाइन करे और तब जाके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसी को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल वे में ए रिएक्ट हुआ बी से और बना क्या, सी। ठीक है, वेयर 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपन कि भाई CaO अपना क्या है, अपना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइन भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टेड टू H2O, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन हुई और क्या बना, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई 2 रिएक्टेंट थे, उनके बीच में रिएक्शन हुई और ये सिंगल प्रोडक्ट बना, ये हो गई अपनी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहां पर हीट भी रिलीज हो रही है, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, जब अपन ने देखा है ना, जब हम चूने में पानी डालते हैं या पानी में अपन चूना डालते हैं तो मतलब उसमें से हीट निकलती है, वो कंटेनर गर्म हो जाता है, वही इसीलिए होता है, इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। ठीक है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना उसको हम स्लैकलाइन भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कह रहे थे, क्विकलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे हम, स्लैकलाइन। ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज हो रही है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले ले अपन कि भाई बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगी तब क्या बनाएगी, वाटर, H2O। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, कुछ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, कंबाइन होके कुछ तीसरी चीज बना रहा है, वेयर 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं तुमको। देखो, ये जो अपना CaO है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये है अपना चूना। ठीक है, तो अपन दीवार पे जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं, ठीक है, व्हाइट वॉश, उसमें क्या रिएक्शन होता है, जैसे ये दीवार है, इस पे भी चूना पोता गया है। ठीक है, तो ये चूने को जब पानी में मिलाया जाता है, ठीक है, चूना जब पानी से रिएक्ट करता है, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टेड विथ वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो जो चूना और पानी मिला के जो चीज बनती है ना, वो होती है अपनी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवार पे पोतते हैं ऐसे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवार पे पोतते हैं, तो भाई दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने पोत दिया। फिर क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड से, और तब बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, क्या बनेगा कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट वॉश के लिए अपन यूज करते हैं, ऐसे दीवार पे लगा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। इससे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये क्या होता है, सख्त होता है। ठीक है, दीवार पे मस्त फिर चिपक जाता है, चूना अपना दीवार पे लग गया। ठीक है, यही होती है वो व्हाइट वॉशिंग की प्रोसेस। क्विकलाइन व्हाइट वॉश में इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो दोस्तों, अभी हम देखेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट डीकॉम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या था कि भाई जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको बोलते थे हम कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन हो जाए, अलग अलग प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन हो जाए, उसको हम कहेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वेयर सिंगल रिएक्टेंट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। देखो यहां पर क्या है, एक ही रिएक्टेंट है पर उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें से। ठीक है, तो ये होती है अपनी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। तो अभी इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, चौक CaCO3, जब कैल्शियम कार्बोनेट को
हीट किया जाएगा, ठीक है, हीट किया जाएगा 1200 केल्विन पे। जब हीट किया जाएगा इसको 1200 केल्विन पे जब हीट किया जाएगा इसको, तब उसमें से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट है, एक ही रिएक्टेंट है, उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये हो गई अपनी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे दूसरा क्या हो रहा है कि यहाँ पर अपने को एनर्जी देनी पड़ रही है भाई, रिएक्शन करवाने के लिए हीट देनी पड़ रही है, तब जाके रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे। और ये डीकॉम्पोजिशन भी है, क्योंकि एक रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन कि भाई FeSO4 फेरस सल्फेट, उसको जब हीट किया जाता है, ठीक है, तो उसमें से भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये हो गया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, SO2 और SO3। ये कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल ही है, इसको एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या था कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तब उसमें से क्या बनता है, चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आगे दूसरी रिएक्शन देखेंगे हम, ठीक है, कि भाई PbNO3 लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाएगा उसमें से भी क्या निकलेगा, फ्यूम्स निकलती है, ठीक है। उसको जब टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट किया जाता है उसमें से फ्यूम्स, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, वो क्या होता है अपना NO2। तो जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तब वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, ठीक है, PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल कि भाई H2O वाटर का डिकम्पोजिशन, वाटर में से जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग निकल जाती है, ये किससे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है, करंट पास करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर में से अलग किया जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन भी हो गई डिकम्पोजिशन, एक रिएक्टेंट उसमें से मल्टीपल प्रोडक्ट्स। दूसरी यहाँ पे रिएक्शन AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, उसको जब सनलाइट में रखा जाएगा, जब उसको सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देंगे तब उसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी उसमें से, चांदी, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दो, चांदी मिल जाएगा अपने को। अभी क्या है AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, उसका भी यही है, उसको सनलाइट में रखते हैं तो वो भी डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर और ये गैस ब्रोमीन गैस, ठीक है। तो ये थी अपनी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्टेंट होता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो दोस्तों, तो अभी हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या कि भाई पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है इस रिएक्शन में। तो पहले डेफिनेशन से समझेंगे इस रिएक्शन को। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसा एक एलिमेंट या एटॉम जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, कम रिएक्टिव की जगह पे ज्यादा रिएक्टिव आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि भाई एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में CuSO4 सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अभी CuSO4 सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो लोहे की कील होती है ना, आयरन नेल, ठीक है, लोहे की कील, उसको CuSO4 सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, ठीक है, लोहे की कील को CuSO4 सॉल्यूशन में डुबाया जाता है। फिर क्या होता है कि काफी देर के बाद जब देखा जाता है, हाँ एक और चीज कि ये जो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इस कॉपर सल्फेट में हमने क्या डुबाया, आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल Fe। तो अभी काफी देर के बाद जब यह इस टेस्ट ट्यूब को फिर से देखा गया तो क्या हुआ भाई कि इसमें से जो ब्लू कलर था वो डिसअपीयर हो गया, ठीक है, ब्लू कलर चला गया, और जो आयरन था, आयरन
ठीक है, आयरन की जो कील थी उसका ब्राउन कलर हो गया। उसका क्या हुआ, आयरन की जो ये कील थी उसका कलर हो गया ब्राउन। अब ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से हुआ। यहां पे क्या रिएक्शन हुई कि जो आयरन था, ठीक है, Fe, आयरन जब CuSO4 कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया तब इधर क्या हुआ कि ये जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो आयरन कॉपर की जगह आ जाएगा, ठीक है, और कॉपर यहां से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहां पर, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब यहां जो आयरन नेल थी उसका कलर ब्राउन क्यों हो गया, क्योंकि उस पे क्या हो गई, कॉपर कोटिंग आ गई इस रिएक्शन की वजह से। और दूसरी चीज, अभी यहां पे जो CuSO4 सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, अभी यहां पे ब्लू कलर डिसअपीयर क्यों हो गया, क्योंकि अब यहां पे जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, FeSO4, ठीक है, रिएक्शन की वजह से जो CuSO4 था वो अब ऐसे FeSO4 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये भाई यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव की जगह ले लेगा, ठीक है। यहां पे देखो CuSO4 ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर की जगह आ जाएगा और कॉपर यहां से बाहर निकल जाएगा, तो FeSO4 सॉल्यूशन बन गया और कॉपर बाहर निकल गया, ठीक है। तो यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे दूसरा एग्जांपल है कि Zn जिंक प्लस CuSO4, यहां पे जो जिंक है, ठीक है, जिंक वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह पे आ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा यहां से, ठीक है। सो ZnSO4 सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इन सेम वे ये है लेड, ठीक है, और कॉपर क्लोराइड, तो यहां पे कॉपर फिर से लेस रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा और यहां से कॉपर निकल जाएगा, यहां पर कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, लेड, सो PbCl2 और कॉपर बाहर निकल गया, ठीक है। तो यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेयर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। देखो दोस्तों, तो अभी हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि भाई एक आयन दूसरे से डिस्प्लेस हो रहा था, ठीक है, एक आयन डिस्प्लेस हो रहा है, यहां पे क्या है, दो आयन डिस्प्लेस होंगे, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल यहां पर ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, AB और CD, तो इन दोनों के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, इन दोनों में से एक एक आयन डिस्प्लेस होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर B है, ठीक है, तो B C की जगह पे चला जाएगा और C B की जगह पे आ जाएगा, तो यहां पे एक आयन ये डिस्प्लेस हुआ, B की भी पोजीशन चेंज हुई और C की भी पोजीशन चेंज हुई, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, A C के साथ आ गया, ठीक है, AC, और B D के साथ आ गया, BD, ठीक है। तो यहां पे दो मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर ये दोनों के बीच में रिएक्शंस होगी तो इसमें से इसमें दो आयन है और इसमें भी दो आयन है, ठीक है, तो इसका एक आयन इसके अंदर चला जाएगा और इसका एक आयन इसके अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अभी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये आयन यहां पर आ जाएगा और ये आयन यहां से यहां आ जाएगा। यही होती है अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब दोनों अपना एक एक आयन क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों अपना एक एक आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका इसने इसको दे दिया और इसका इसने उसको दे दिया, ठीक है। यही होती है अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे। फॉर एग्जांपल देखो भाई, तो एक बस है, ठीक है, एक बस में AB साथ में बैठे हुए हैं और CD साथ में बैठे हुए, ठीक है, एक जगह पर AB साथ में बैठे हुए हैं और एक जगह पर C और D साथ में बैठे हुए हैं। अभी क्या हुआ भाई, A और C वो दोनों एक गांव के हैं और B और D
ये भी एक गांव के है, तो ये क्या करेंगे कि भाई सी बी की जगह चले जाएगा और बी सी की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे सी आ जाएगा यहाँ पर ए सी और बी चले जाएगा यहाँ पर, बन जाएगा बी डी। ठीक है, तो इसी तरीके से म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका एक आयन यहां पर चला जाएगा और उसका दूसरा आयन यहां पर दूसरे मॉलिक्यूल में आ जाएगा। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन से हम समझे तो देखो यह Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट करके बनाते हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अभी देखो क्या है इसमें कौन कौन से आयंस है, Na+SO4 सल्फेट आयन, ठीक है, ये हो गया। और यहां पे कौन कौन से आयन है, बेरियम Ba2+ और क्लोराइड आयन Cl-। ठीक है, तो अभी ये दोनों जो मॉलिक्यूल है उसमें ये दोनों आयंस है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के आयंस के बीच में एक्सचेंज होगा। इसका एक आयन इसके साथ चला जाएगा और इसका एक आयन यहां पर आ जाएगा, तो क्या होगा कि भाई ये जो सल्फेट आयन है, ठीक है, वो बेरियम के साथ चला जाएगा और यहां पे जो क्लोराइड आयन है वो सोडियम के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आयन एक्सचेंज हुआ, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, दोनों अपना अपना एक एक आयन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहां पर अभी क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और दूसरा बन जाएगा NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे ही होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखो इसमें क्या था, सोडियम सल्फेट के साथ था, अभी क्या हो गया, बेरियम सल्फेट के साथ आ गया। ठीक है, अभी बेरियम क्लोरीन के साथ था, ठीक है, तो अभी क्लोरीन सोडियम के साथ आ गया। इसी तरीके से होती है अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और हाँ, दूसरी चीज, ये जो BaSO4 है, ठीक है, बेरियम सल्फेट, इसको हम कहते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, इसको हम PPT भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अभी प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है, प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, ऐसा यहां पर ये सॉलिड फॉर्म हुआ कि ये जो इनसॉल्युबल था, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड। तो ये जो BaSO4 था ये सॉलिड फॉर्म में आया, ठीक है, रिएक्शन हुआ, ये BaSO4 बना, तो ये कौन से फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। और ये सॉलिड फॉर्म कैसा था, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है और वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे हम प्रेसिपिटेट। ठीक है, और यहां पे NaCl एक्वस है, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल है, एक्वस फॉर्म में रहेगा ये। ओके, तो ये हो गई प्रेसिपिटेट। और जिन केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हो उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हो गई अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वेयर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। ठीक है।